नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का किया जा रहा है स्वागत। 3 दिवसीय यूपी दौरे पर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और यहां पर जो परिसंपत्ति विवाद पिछले 21 सालों से चला रहा था, आखिरकार उसे सुलझा लिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, और देहरादून पहुंचे हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। मदन कौशिक भी इनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत सत्कार यहाँ पर किया जा रहा है। यूपी दौरे के बाद वापस लौटे जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद सम्मान यात्रा कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे, और अब वापस देहरादून जब पहुंचे हैं तो यहाँ पर उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। परिसंपत्ति विवाद जितने लंबे समय से चला आ रहा था, आखिरकार उस विवाद को हल कर लिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। मुख्यमंत्री धामी के लिए ये एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। परिसंपत्ति विवाद हमेशा से ही एक राजनीतिक मुद्दा रहा है उत्तराखंड के लिए, और समय समय पर विपक्ष हमेशा सरकार को घेरता आया है परिसंपत्ति विवाद को लेकर। और अब जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीत हासिल की है, परिसंपत्ति विवाद को सुलझा लिया है, तो जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, आम जनमानस है, उनमें काफी खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के सफल दौरे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे हैं और यहां पर उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। संघर्ष करो, तुम्हारे साथ हैं। पुष्कर भाई एक ही नाम, पुष्कर भाई एक ही नाम, पुष्कर भाई भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया जा रहा है। ये सहयोग की बात है कि उत्तर प्रदेश और सूबे से अलग होकर नया राज्य बने उत्तराखंड, दोनों में ही इस समय पहाड़ी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनका भी पहाड़ों से ताल्लुक है, पहाड़ के हैं वो, और दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार होने और दोनों पहाड़ी मुख्यमंत्रियों के बीच सामंजस्य बेहतर होने के चलते दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित 20,000 करोड़ की संपत्ति का विवाद आखिरकार सुलझ गया है। और इसी क्रम में यूपी और उत्तराखंड की परिसंपत्ति के मामले में दोनों मुख्यमंत्रियों ने लखनऊ में बैठक की, और इस बैठक के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इस बात का खुलासा किया कि जो विवाद है उसे सुलझा लिया गया है। और आज उत्तर प्रदेश के सफल दौरे के बाद जब वापस लौटे हैं मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। देहरादून आगमन पर स्वागत कार्यक्रम है ये, और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। काफी उत्साह कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में देखा जा रहा है, और एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है इसे कि किस सालों से जो विवाद सुलझ नहीं पा रहा था, महज कुछ महीनों के कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। यूपी का दौरा सफल होने पर कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश देखा जा रहा है, और ये उसी की बानगी हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। देहरादून से ये लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और मदन कौशिक भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं। और ये
पर संपत्ति विवाद जो कि इतने लंबे समय से चल रहा था, एक बड़ी सफलता हासिल की है मुख्यमंत्री ने, पुष्कर सिंह धामी ने, और उनके जिस तरीके से बहुत कुछ महीनों का जो कार्यकाल है उसमें एक बड़ी उपलब्धियों में गिना जा रहा है इसे। जी हाँ, तो ये हम आपको देहरादून से लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। पिछले 21 सालों से जो परिसंपत्ति विवाद नहीं सुलझ पा रहा था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री बने हैं और उनकी उपलब्धियों में एक ये बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं इसे गिना जा रहा है, और इनके समर्थक में काफी जोश नजर आ रहा है, जो कि रोड शो के जरिए हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया और वहां पर उनके जो समर्थक हैं वो उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत कर रहे हैं। और अब बात करेंगे देवभूमि के दंगल की, और देवभूमि के दंगल में आज हम चर्चा करेंगे कौन किस पर भारी, सबकी कितनी तैयारी। उत्तराखंड कांग्रेस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र को बनाने में जुट गई है। कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि मैनिफेस्टो में जनता से जुड़े समसामयिक मुद्दों और सुझावों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जनता के सुझाव, विचार व मुद्दों को शामिल करने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। इसमें फोन कर या फिर मिस कॉल कर कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र और राज्य में जब से बीजेपी की सत्ता आई है तब से जनता परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी से जनता परेशान है। कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि अपने मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी। साथ ही कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची भी अगले महीने में जारी की जाएगी। कांग्रेस की इस तैयारी पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जनता कांग्रेस की बातों में नहीं आएगी और 2022 में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, उससे पहले ये रिपोर्ट देखें। उत्तराखंड में 2022 के दंगल को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं। इन सबके बीच सत्ता में आने का सपना देख रही कांग्रेस अन्य दलों से आगे निकलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि जनता बीजेपी के शासन से नाखुश है और 2022 में बीजेपी को सबक सिखाने की तैयारी में है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में समसामयिक मुद्दों और सुझावों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने का फैसला लिया है। इसके लिए बाकायदा पार्टी ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। कांग्रेस ने इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के माध्यम से भी सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने चुनावी गीत भी जारी किया है, जिसमें कांग्रेस ने राज्य की सत्ता में बदलाव का दावा किया है। साथ ही बीजेपी के जन विरोधी फैसलों को भी दिखाया गया है। वहीं कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में बेरोजगारी व महंगाई को प्रमुखता से शामिल करेगी। साथ ही दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी करेगी। मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है कि ये जो एक कार्रवाई है जो मैनिफेस्टो के प्रिपरेशन की है, पिछले 2-3 महीने से लगातार चल रही है। हम लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम वो सारे मुद्दों का समाधान क्या होगा 15 दिसंबर तक हम सुझाव लेंगे और 15 दिसंबर के बाद जो हमारा इनके सॉल्यूशंस है, जो कमिटमेंट, जो प्रतिज्ञा के रूप में हम अपने इस मैनिफेस्टो को लेकर आएंगे। 15 तारीख से जितना भी समय उसके बाद दिसंबर लास्ट तक हम अपना एक अच्छा मैनिफेस्टो जो प्रतिज्ञा के रूप में आएगा उसको हम आपके बीच में लेकर आएंगे। आज बहुत बड़ा दिन इस रूप में है हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए कि जिन कानूनों के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान लामबंद था, जिन कानूनों के खिलाफ पूरा किसान भाई लामबंद था और देश की प्रत्येक विपक्षी पार्टी भी उसमें शामिल थे, कांग्रेस मुख्य रूप में। आज आप लोगों के माध्यम से ये पता चला है कि वो कानून निरस्त करने की घोषणा हुई और ये जीत किसान एकता की जीत है। ये जीत हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी के अडिग इरादों की जीत है। कांग्रेस की इन्हीं तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी और सत्ताधारी दल बीजेपी भी चुनाव को फतेह करने की तैयारियों में जुटे हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच एक और जहां सीएम धामी ताबड़तोड़ निर्णय ले रहे हैं,
साथ ही विभिन्न विधानसभाओं के लिए करोड़ों की सौगात भी दे रहे हैं। इन सबके बीच बीजेपी ने कुमायूं मंडल के पिथौरागढ़ में शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया है। माना जा रहा है कि शहीद सम्मान यात्रा के बहाने बीजेपी सैनिक वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की है, बल्कि कर्नल अजय कोटियाल के गंगोत्री से चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। साथ ही सरकार को रोजगार पर बहस की चुनौती भी दे दी है। 400 3-4 महीने के अंदर 400 घोषणाएं कर दी, तो सचमुच हमको तो आश्चर्य हुआ कि मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, इतनी जल्दी इतने 400 निर्णय ले ले, यह कोई छोटी बात नहीं है। उधम सिंह नगर में एक स्पोर्ट्स कॉलेज भी बनाया जाएगा, इसका भी फैसला शायद कर दिया। ये अच्छी बात है। और खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता भी इन्होंने बढ़ाकर 225 रुपया कर दिया, और 10 वर्ष से कम सेवा वाले कार्मिकों को वेतन में 2000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी, और 10 वर्ष से अधिक सेवा वाले कार्मिकों के वेतन में 3000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि इन्होंने कर दी। पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हमारी सेना के अंदर तादाद है, जिस प्रकार से हम इसको सैनिक बाहुल्य प्रदेश कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उत्तराखंड को सैनिक बाहुल्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है। उसी प्रकार से पिथौरागढ़ को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे सैनिकों का, ऐसे उनके पारिवारिक जनों का हम यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम उनका सम्मान नहीं बल्कि उनको सम्मानित करके हम सब स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 21 साल से उत्तराखंड में राज कर रही है। चारों चुनावों में उनके मैनिफेस्टो आते हैं। वो मैनिफेस्टो में आज तक कोई काम हुआ हो तो बताएं। हरीश रावत जी पीसी करके बोल देते हैं ये बातें, लेकिन वो बताएं कि अगर उनके मैनिफेस्टो जो पिछली बार आया, उससे पिछली बार आया, उससे पिछली बार आया, 2 बार सरकार रही। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 21 साल से मैनिफेस्टो तो बनते हैं, लेकिन उत्तराखंड के लिए कुछ काम नहीं होता, या ये कहें हरदा कुछ नहीं करता। कुल मिलाकर 2022 के दंगल को जीतने के लिए सभी दल पूरी तैयारी से 22 का किला फतेह करने में जुटे हैं। सभी दलों की तैयारी जनता के दिलों में कितनी जगह बनाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि 2022 का चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं है। देखना होगा चुनावी तैयारियों के बीच कौन किस पर भारी पड़ेगा। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में 2022 में होने वाले चुनावों के लिए कितनी पार्टियों ने तैयारी की हुई है। हालांकि ये तो हमने आपको बता दिया कि उत्तराखंड कांग्रेस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र को बनाने में जुट गई है, और कांग्रेस ने ये फैसला लिया है कि मैनिफेस्टो में जनता से जुड़े समसामयिक मुद्दों और सुझावों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। और कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में जनता के सुझाव, विचार और मुद्दों को शामिल करने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। इसमें आप फोन कर या मिस कॉल कर कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। ये कांग्रेस की तैयारी है। भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा भी जन जन तक अपने किए गए कामों को गिनवाने की कवायद तेज कर रही है। तमाम तरीके की यात्राएं निकाली जा रही है, और इस बार उत्तराखंड में हमारे पास तीसरा विकल्प है आम आदमी पार्टी का, जो कि 70 की 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी रोजगार गारंटी यात्रा निकाल रही है। तमाम तरीके की यात्रा जो है वो भी आम आदमी पार्टी द्वारा निकाली जा रही है, और कांग्रेस और बीजेपी को लगातार आम आदमी पार्टी घेरने की कोशिश भी कर रही है। चर्चा हम इसी पर करेंगे कि कौन कितनी तैयारी कर रहा है, कौन किस पर कितना भारी पड़ रहा है। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। हनी पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, जुड़ चुके हैं। और शिशुपाल रावत जी प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत राजेंद्र जी आपसे करूंगी मैं। मैनिफेस्टो बनाने की सबसे पहली पहल जो है वो कांग्रेस कर रही है, और इसमें इस बार नई चीज ये है कि जनता के सुझावों को आप इसमें जोड़ रहे हैं। टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है कांग्रेस ने। जी राजेंद्र जी क्या कहना है इसको लेकर? सबसे पहले तो मेरा कहना यह है जी कि कांग्रेस पार्टी और विशेषकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक महिला, युवा, किसान, बेरोजगार, उनके प्रति चिंतित रही है। उत्तराखंड के इतिहास में सर्वाधिक औद्योगिक विकास का जो पैमाना था वो कांग्रेस ने छुआ। सर्वाधिक
हमारे यहाँ जो है बाहर से निवेश आया, जी लोगों को नौकरियां लगी। जी तिवारी जी की, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार और 2012 से 2017 के बीच की सरकार ने जी सर्वाधिक रोजगार दिया है। ये बात मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये कोई हवाई जुमला नहीं है। जी नंबर 1। नंबर 2, जिस समय कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और राज्य में भी सरकार थी, जी उस समय गन्ना किसानों को सर्वाधिक समर्थन मूल्य और एफआरपी दिलवाया गया। जी उस समय किसानों की खरीद की उचित व्यवस्था की गई। आज स्थिति ये है कि कल एक डाटा जारी किया गया जिसमें ये तथ्य सामने आए कि किसान की आमदनी बढ़ाने का जो इन्होंने एक झूठा वायदा किया था केंद्र जी की मोदी सरकार ने और राज्य के डबल इंजन सरकार ने, इसने उनकी आमदनी तो दुगनी नहीं की, लेकिन कर्ज 30% से 40% तक बढ़ गया। इस सरकार ने वायदा किया था कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे जी और महंगाई दोगुनी हो गई। इस सरकार ने वायदा किया था कि सस्ता करेंगे और सिलेंडर बढ़ के लगभग 1000 का हो गया। इस सरकार ने कहा था कि पेट्रोल 35 रुपए लीटर बिकेगा जी और पेट्रोल 110 रुपए लीटर बिक गया। तो कांग्रेस जो है वो उत्तराखंड के 600 न्याय पंचायतों में हर न्याय पंचायत स्तर पर कांग्रेस पहुंची है और उसने स्थानीय समस्याओं को लोगों से आग्रह किया है कि वो अपनी समस्याएं दें ताकि उनका निदान मैनिफेस्टो के माध्यम से जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उनका बिंदुवार निस्तारण किया जा सके। ठीक है। मैं आपके माध्यम से जी प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ जी कि 2022 में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी जी तो उसमें हर वर्ग, हर समुदाय, जी उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा जी और उनके विकास के प्रति कांग्रेस कृत संकल्प है। जी राजन जी, हनी पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हनी पाठक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी इस बात को कि मैनिफेस्टो की बात जो अभी राजन चौधरी कर रहे हैं यहाँ पर कि जनता की जो इच्छाएं हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनको इस मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा, प्रतिक्रिया क्या है? सबसे ये कहना चाहूंगी कि ठीक है, मैनिफेस्टो अपना बनाते हैं, वो उनका विकल्प है, इनकी अपनी वो है, कह सकते हैं कि इनकी अपनी जानकारी है जो ये अपना जनता तक दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो इनकी प्रक्रिया है, वो जो करते हैं करें। क्योंकि ये कुछ बातें तो ऐसी हैं जो हम लोगों से सीख के लेके जाते हैं। जैसे मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था अभियान, और उसके बाद ये कांग्रेस नेता ने ये शुरू कर दिया, मेरा बूथ मेरा गौरव। इससे पहले तो मेरा बूथ वगैरह शब्द कहीं था ही नहीं। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा पेट्रोल और डीजल का, तो भाई साहब इतने वरिष्ठ हैं, शायद इनको ये नहीं पता है कि एक समय में इनकी सत्ता के समय में ये पेट्रोल और गैस सिलेंडर इतना ज्यादा महंगा हुआ था कि हमारी खुद की नेत्री स्मृति ईरानी जी सड़क पर बैठी थी। लेकिन किस वजह से इन्होंने फिर उसके बाद इन्होंने एक ऑयल बॉन्ड साइन करवाया था मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय। वो ऑयल बॉन्ड ऐसा साइन हुआ था जिसके बाद क्या हुआ कि पेट्रोल और डीजल के दाम को कम नहीं किया जा सकता ज्यादातर। क्योंकि वहां पे इन्होंने ऐसा ऑयल बॉन्ड साइन किया कि 2024 तक उसकी भरपाई हमारी केंद्र शासित सत्ता को चुकानी पड़ रही है। उसके बावजूद अभी किसी भी तरह पेट्रोल और डीजल के दाम को घटाया गया। शायद इनको उस ऑयल बॉन्ड के बारे में जानकारी नहीं होगी। ठीक है हनी जी, अभी आगे इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। राजन जी, आपके पास आऊंगी, मैं पहले सबकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। शिशुपाल जी, आपको क्या कुछ कहना है कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर भी, और हनी पाठक जो बात कह रही है उसको लेकर भी? कांग्रेस का मैनिफेस्टो या बीजेपी का मैनिफेस्टो पे आज उत्तराखंड की जनता भरोसा नहीं कर रही जी। जिस प्रकार से स्टार्टिंग में हरीश जी ने कहा कि सरकार में उद्योगों का हमने जो है कि बहुत बड़ा योगदान है कि यहाँ पे उद्योग लगाने का काम किया, लेकिन आज भी 21 साल बाद जो है यहाँ का जो बेरोजगार हुआ है वो ठेकेदारी पर काम करने के लिए। ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि इनके जो कार्य करने की क्षमता है वो शिथिल पड़ती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी तो चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो मैडम, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हमारे पूर्वज कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारी बड़ी पार्टी,
ये सिर्फ जो बड़े बड़े व्यापारी उनको फायदा पहुंचाते, लेकिन आज पहली बार देख लिया 2014 से लेकर और अभी तक मोदी सरकार नहीं बल्कि अडानी अंबानी के हाथों में खेलने वाली आएंगे आपके पास भी। आज मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे देश के किसानों को, देश के नागरिकों को कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पक्ष विपक्ष एक होकर एक ही साथ थे। यही बिल जो है कांग्रेस लाने का काम कर रही थी, इसी बिल को मोदी सरकार लाई, लेकिन आज किसानों और जनता के आगे झुकी और आम आदमी पार्टी हमेशा किसानों के साथ है। और जिस प्रकार से हम किसान भाइयों की मदद के लिए लगातार साथ रहे, हमने कहा, और दुख इस बात का है कि इस हठधर्मिता सरकार ने 700 किसानों की जान लेने के बाद ये फैसला जो है लिया कि हम इसको बिल को वापस लेते हैं। तो मजबूरी में लिया गया फैसला है, लेकिन मोदी सरकार को तुरंत इसको संसद से पास करवा करके इस बिल को कैंसिल करे, तब हम जानेंगे कि वाकई में ये जो है कि बड़े पूंजीपतियों की जो है सरकार नहीं। चलिए ठीक है शिशुबा जी, आगे इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और कुलदीप जी आपके पास भी आएंगे, आपकी भी प्रतिक्रिया हम लेंगे। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं देवभूमि के दंगल में किस तरीके से तैयारी की जा रही है, कौन किस पर कितना भारी पड़ रहा है, किस तरीके से कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ रहा है। हालांकि इस मैनिफेस्टो में जनता की राय ली जा रही है, टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया। चर्चा इसी पर करेंगे, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोविड महामारी के मुश्किल दौर में लोगों की सुरक्षा कवच बनी वैक्सीन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने इसी आवश्यकता को समझते हुए अपने नागरिकों के कोविड वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य पूरा किया। हिमालय के पहाड़ों के उस पार पहुंच करके लोगों के पास जाना इतना कठिन होता है, ये हम भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करना वाकई आप सब अभिनंदन के अधिकारी। उत्तराखंड राज्य में 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचा पाए, उनको वैक्सीन लगा पाए और मुफ्त की वैक्सीन हमको उन्होंने दी है। इसके लिए मैं मोदी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं और हमें खुशी है कि आज हमारे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और लक्ष्य जो है कम से कम 3 महीने पहले हमने पूरा कर दिया है। राज्य में जारी दूसरी डोज की वैक्सीनेशन ड्राइव के अंतर्गत भी अभूतपूर्व कार्य करते हुए राज्य सरकार अपने लक्ष्य को जल्द पूरा करने वाली है। वैक्सीनेशन के शुभ कार्य में पूरी प्रतिबद्धता से समर्पित राज्य सरकार अपना 100% योगदान दे रही है। अपने नागरिकों को कोरोना के साए से मुक्त, सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन का अवसर सुनिश्चित करना उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है। अगर आपने कोविड की पहली डोज लगवा ली है तो समय पर दूसरी डोज अवश्य लगवाएं। नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति
हर कदम तैयार, विकास पथ पर बढ़ती उत्तराखंड सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं कौन किस पर भारी, किसकी कितनी तैयारी। उत्तराखंड कांग्रेस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र को बनाने में जुट गई है और कांग्रेस ने फैसला लिया है कि मैनिफेस्टो में जनता से जुड़े समसामयिक मुद्दों और सुझावों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए। कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में जनता के सुझाव, विचार और मुद्दों को शामिल करने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस पर फोन कर या फिर मिस कॉल कर कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र और राज्य में जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है तब से जनता परेशान है, महंगाई बेरोजगारी से जनता परेशान है। कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि अपने मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। साथ ही कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची भी अगले महीने जारी करेगी। कांग्रेस इस तैयारी पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जनता कांग्रेस की बातों में नहीं आएगी और 2022 में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और सीधे हमारे वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी का रुख कर लेते हैं। और कुलदीप जी से जानते हैं, कुलदीप जी आपने यहाँ पर हिना जी को भी माफ कीजिएगा, हनी जी को भी सुना और राजेंद्र जी को भी सुन लिया, शिशुपाल रावत जी को भी सुन लिया और कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी है। कांग्रेस कहती है कि भाजपा सत्ता में आई, महंगाई लेकर आई। भाजपा का आरोप है कि जो कांग्रेस की सरकार में हुआ उसे अभी तक हम ढो रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो अब उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब वो चुनाव लड़ने जा रही है, शुरुआत है, तो भी कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस को एक साथ देखती है कि ये दोनों एक ही हैं, एक ही जैसे हैं। क्या प्रतिक्रिया है मैनिफेस्टो को लेकर? सबसे पहले तो देखिए, ये तो एक राजनीतिक दल की स्वाभाविक प्रक्रिया है जी। चुनाव में अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को ज्यादा से ज्यादा उसमें शामिल किया जा सके, ताकि जब चुनाव के समय वो जनता के बीच हों तो उन तमाम मुद्दों पर वो जनता को अपने पक्ष में ले सके। तो ये विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, हाँ, लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से एक नई शुरुआत ये देखने को मिली है कि जनता से संवाद की दिशा में उसने एक अच्छा कदम बढ़ाया है। और अगर ये शुरुआत, ये जो पिछले 4 साल ये लोग खाली बैठे रहे, अगर ये तब से अगर जनता के साथ संवाद करते तो यहाँ एक इनको ज्यादा लाभ इसमें दिखाई देता, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो जन संवाद था वो सिर्फ हरीश रावत जी की तरफ से किया गया, पार्टी की तरफ से इसमें उतनी सक्रियता नहीं दिखाई जी। वहीं भाजपा की तरफ से अगर देखते हैं तो भाजपा का जो संगठन ढांचा है उत्तराखंड में वो काफी मजबूत है। कांग्रेस की तुलना में उत्तराखंड में भाजपा का संगठन ढांचा काफी मजबूत है और वो विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न अवसरों पर और तमाम तरीकों से उसने जनता के साथ संवाद स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई। उनका इस क्षेत्र में उनकी एक्सपर्टीज अगर हम कहें तो ज्यादा बेहतर रही है। लेकिन अगर सरकार के पहलू से देखें तो नेतृत्व के पहलू से उत्तराखंड में भाजपा कहीं ना कहीं सफल नहीं रही है, दिखती है। और जनता में इसको लेकर के एक निराशा का भाव जरूर रहा है, क्योंकि जब चुनाव हुए थे 2017 में तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड की जनसभाओं में ये बात कही थी कि वो मुझे वोट दें, वो ये समझे कि जनता मुझे वोट दे रही है और हम उत्तराखंड के विकास को लेकर के केंद्र अपनी मॉनिटरिंग रखेगा, हम अपने उससे करें। हालांकि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को दिया भी काफी कुछ है, काफी केंद्रीय योजनाएं यहाँ पर सक्रिय भी हैं, लेकिन जो राज्य के इशू हैं, जो राज्य के मुद्दे हैं, उनमें जहाँ राज्य सरकार की सक्रियता होनी चाहिए थी, उन मामलों में उत्तराखंड की सरकार उतनी सफल नहीं है जितनी उससे अपेक्षा की गई थी, क्योंकि ये प्रचंड बहुमत की सरकार थी। इसको हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में नेतृत्व विहीन प्रचंड बहुमत का जो खामियाजा है वो उत्तराखंड ने भुगता है और इसको देश ने भी देखा है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, वो आम आदमी पार्टी के पास अपना दिल्ली का मॉडल है, जिसको लेकर के वो तमाम चुनाव में गई है, चाहे वो पंजाब का हो, यूपी का हो, उत्तराखंड में भी आई है। तो ठीक है, उनका भी अपना आकलन है, उसके आधार पर वो चीजों को घोषित करेंगे। तो आने वाले समय में देखा जाएगा कि वो अपने मैनिफेस्टो में की चीजों को शामिल करते हैं तो और जनता किस तरीके से इन चीजों को स्वीकार करती है। जी राजेंद्र जी, आपको कुछ कहना था? हनी जी आऊंगी आपके पास। जी, मेरा कहना यह था कि हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने ऑयल बॉन्ड लिए। जी, ऑयल बॉन्ड मैं मानता हूं लिए कांग्रेस की सरकार ने, उसकी एक मजबूरी थी
कि जब 2013, 12-13 और 13-14 के फाइनेंशियल ईयर में कच्चे तेल की कीमत $120 पर बैरल को क्रॉस कर गई, उस समय जनता को सहूलियत देने के लिए, महंगाई से बचाने के लिए ऑयल बॉन्ड देना जरूरी था। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है 2014 से अप्रैल मई 2020 तक कच्चे तेल की जो कीमत है वो $40 पर बैरल से कम रही है। 1,30,00,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड मनमोहन सिंह सरकार ने लिए जी। और इस भाजपा की सरकार ने 1,30,000 करोड़ के मुकाबले 24 लाख करोड़ देश की गरीब जनता से ऑयल बॉन्ड के नाम पे चूस लिए। आज भी कच्चे तेल की कीमत $70-72 पर बैरल है, जबकि पेट्रोल जो है वो 104-105 रुपए बिक रहा है। ये 10 रुपए कम करने के बाद भी अगर आप इसे पूरे देश के एवरेज में देखें, हमारे यहाँ भी 100 या 101 रुपए प्रति लीटर है। एक बात। दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड में जब डबल इंजन की सरकार जनता ने बनाई, जैसे अभी कुलदीप जी ने कहा, और प्रचंड बहुमत दी, तो 2017 से 2022 के बीच, 21 के बीच का भाजपा की सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि उसने ये विकास किया। उत्तराखंड, मैडम, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी प्रमुख आय पर्यटन से है। कोरोना काल में जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोग थे, जिनकी जीविका का साधन पर्यटन था, वो प्रभावित हो गया। इस सरकार ने उनके लिए क्या मुआवजा दिया? लाखों लाख लोग बेरोजगार हो गए। हनी जी, आप जवाब दे सकते हैं। जी, और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि सरकार किसी की भी हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, जी। लोकतंत्र में सरकार जो बनती है वो जनता की सेवा करने के लिए बनती है। लोकतंत्र में सरकार का एक ही उद्देश्य है और यही लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि सरकार जो है वो जनता के हितों के लिए काम करती है। लेकिन दुर्भाग्य से इस डबल इंजन की सरकार ने लोगों के इंजेक्शन लगा के उनके खून चूस लिया। टैक्स, ये टैक्स, फलाना टैक्स, ये सेस, वो सेस। अब ये मैडम कहेंगी कि हमने सड़कें बना दी। आप सड़क पे चढ़ेंगे बाद में, पहले आपको बैरियर दिखाई दे जाएगा कि 100 रुपए दो। आपने पेट्रोल के माध्यम से, आपने इनकम टैक्स के माध्यम से, आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से, आपने रोड टैक्स के माध्यम से, राजेश जी, इसका काउंटर भी सुन लीजिए। हनी जी क्या कह रहे हैं? आपने जनता को सुविधा क्या दी? देखिए, ऐसा मैं एक बात बताना चाहूंगी चौधरी भाई साहब को कि ये जो ऑयल बॉन्ड इन्होंने साइन करवाया था ना मनमोहन सिंह जी ने, जैसा कि इन्होंने सवाल किया था, ये उस समय अपनी जीत के लिए, अपने पेट्रोल और डीजल की कीमत को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया था, इतने सस्ता करके दिया था तेल और डीजल, जिससे कि उसकी भरपाई, उसका कर्जा 2024 तक देना पड़ेगा। ये शायद चौधरी भाई साहब को नहीं पता है। और दूसरी बात जो इन्होंने रोड की करी, तो मुझे एक बात बताइए, जब अच्छी रोड आपको मिल रही है तो उस रोड को बनवाने में सरकार क्या अपने घर से तो पैसा लाएगी नहीं? जो टैक्स भरा जाएगा, जो फास्ट टैग भरा जाएगा, उसके ही जो टोल भरा जाएगा, उसी से ही रोड का निर्माण होगा ना। आप ये भी कहते हैं हमको सड़क अच्छी मिलनी चाहिए, आप ये भी कहते हैं हम टोल देना नहीं चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, आप ये बता दीजिए। 70 साल अपनी गाड़ी का रोड टैक्स 60-70 हजार जमा करेगा। बताइए कि जब ये बोल रहे थे तो मैं एकदम शांतिपूर्वक इनकी बातों को सुन रही थी। इन्होंने सवाल दागे हैं तो जवाब लेने का आमदा भी तो रखे ना। नहीं, बिल्कुल, ये सवाल करेंगे सत्ता पक्ष से और सवाल का ये सोचे कि जवाब ना मिले, तो ये बात भी गलत है ना। जी हनी जी, आप अपनी बात को पूरा करिए। और दूसरा यशी जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो ये बात दूसरी ये कह रहे थे कि 70 साल ये देश पे राज किए थे, मैं ये बात इनसे पूछना चाहूंगी, जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार शिशुपाल जी कह रहे थे कि इन्होंने भी काम नहीं किया, उन्होंने भी काम नहीं किया। कुलदीप जी कह रहे थे। सॉरी कुलदीप जी। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, 70 साल आपने देश में राज किया ना, उस 70 साल में आपने क्या ऐसा करके दिखा दिया जो कि जनता को एकदम बेरोजगारी से एकदम रोजगार दे के दिखा दिया, एकदम सड़कों का हाईवे बना दिया, जो आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वो रोड के खड्डे भर दिए, खड्डों को तोड़ दी, रोड अच्छी खासी आपकी रोड को तोड़ दिया,
जितने आप लोगों ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था, सबको नौकरी से निकाल दिया, ऐसा क्या काम कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे ये बताएं। दूसरा, शिशुपाल भाई साहब ने अभी ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी ये और कांग्रेस दोनों एक ही है। तो मैं ये इनको बताना चाहूंगी, कभी भी कोई भी मुद्दा अगर आप उठाकर देख ले शिशुपाल जी, आम आदमी पार्टी किस स्तर पर खड़ी है ये आपको पता इसी से लग जाएगा कि कोई भी मुद्दा जब उठाकर देखेंगे ना, आम आदमी पार्टी ने ये कहा जिसकी वजह से डिबेट हुई या आम आदमी पार्टी ने इस बारे में ऐलान किया या जो किया, कभी ऐसा नहीं है। इसी से आपको अपने धरातल का पता लगना चाहिए। मुझे 1 मिनट चाहिए यशी जी अपनी पूरी बात खत्म करने का। जनता के टैक्स के रुपयों का उचित इस्तेमाल करते आईआईटी पास केजरीवाल जी के बारे में मैं बताती हूँ। आप किसान कर रहे हैं, जरा मुझे ये बताइए, जब ये सत्ता में आए थे यशी जी, तो इन्होंने ये कहा था कि हम ये पराली का एक ऐसा संस्थान उपलब्ध कराकर देंगे जिससे कि प्रदूषण खत्म हो जाएगा। साल 2015 से 2016 में इन्होंने प्रदूषण पर खर्च किया 6.33 करोड़। शिशुपाल जी आपकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। पर खर्च किया 81.12 करोड़। 2016 से 2017 में इन्होंने प्रदूषण पे खर्च किया 7.11 करोड़ और विज्ञापन पर खर्च किया 67.26 करोड़। इसी तरह 17-18 में 27 करोड़ 95 लाख, विज्ञापन पर 111 करोड़ 76। इसी और लेटेस्ट अगर देखा जाए तो 2020 से 2021 में 23.80 करोड़ इन्होंने प्रदूषण पर खर्च किया और विज्ञापन पर उसके खर्च किया 293.20 करोड़, कुल 56.44 करोड़। शिशुपाल जी मुझे अपनी बात पूरी खत्म कर लेने दीजिए, मैं आंकड़ों को लेकर बैठी हूँ। और विज्ञापन पर खर्च किया इन्होंने 798.88। हनी जी, शिशुपाल जी को भी सुनती जाइए, ऐसा थोड़ी ना है कि आप जो आंकड़े पढ़ के सुना रहे हैं शिशुपाल जी मान ही लेंगे। आप सरकार की पहले की कामयाबी थी, पहले वो अकेले खांसते थे, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। इन्होंने प्रदूषण पर कुछ भी नहीं किया। दिल्ली में घर के अंदर बैठ के भी लोग मास्क लगा रहे हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी शिशुपाल जी, प्रदूषण और पराली का डंका बहुत बजाया। हम डेंगू को हराएंगे, हम कोरोना को हराएंगे, और कुछ नहीं किया। हम कोरोना को हरा देंगे जैसे हमने डेंगू को हराया। कोरोना में हाल आपने ऐसे कर दिया था कि सड़क पे लोग मर रहे थे। मैं फिर बता रही हूँ आप सरकार की क्या कामयाबी थी, पहले वो अकेले खांसते थे, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। अब दीजिए जवाब शिशुपाल जी, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। चलिए जी मैडम बोलूं मैं? जी शिशुपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पूरी दिल्ली भाजपा की टीम, लगता है कि केजरीवाल सरकार पे जिस प्रकार से दिल्ली में कैमरे लगाकर, रिकॉर्डर लगाकर चल रही है, अब उत्तराखंड के कार्यकर्ता, उत्तराखंड के साथी लोग भी आम आदमी पार्टी की कमियां खामियां गिनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। जहां तक आपने कही दिल्ली में प्रदूषण की बात, देखिए जो केजरीवाल साहब काम कर रहे हैं, आपकी सरकार, मोदी सरकार ने अभी उन्हें अवार्ड देने का काम किया। एजुकेशन में अभी आपने देखा पूरे विश्व में 10 टॉप 10 स्कूलों में दिल्ली का एक स्कूल भी है जो द्वारका का स्कूल है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि इतना करोड़ खर्च हुआ, इतना करोड़ खर्च हुआ, साथ में मैं आपको बता दूं, एक दिल्ली सरकार पूरे देश में ऐसी है कि जो लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, फ्री बिजली, फ्री पानी 80% लोगों को, और उसके बाद 900 करोड़ रुपए प्रॉफिट में है। और वही आपकी जो बीजेपी कांग्रेस को, जिसको हम भांग्रेस कह रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस जो मिली जुली चल रही उत्तराखंड में पिछले 5 सालों से। राजेंद्र जी की कुछ प्रतिक्रिया आ रही है। राजेंद्र जी, राज करने के बाद उत्तराखंड के लोगों के ऊपर 66,000 करोड़। मैडम मैं एक बात कहना चाहूंगा। आप कुछ भी बोल लीजिए, आप दोनों पार्टियां कुछ भी बोल लीजिए, अब आपको सुनने ठीक है। शिशुपाल जी, राजेंद्र जी को भी सुन लीजिए। राजेंद्र जी, जनता जाग चुकी है और वो जान रही है इस बात का। आप देखिएगा 2022 2-3 महीने में आने वाला है जी, आपको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आई है। आपका भी उसमें स्वागत है। अगर कहीं पे आप सुझाव देते तो निश्चित रूप से हम लोग उसको अमल में लाएंगे और एक अच्छी गुड गवर्नेंस सरकार जो एजुकेशन पे पॉलिसी लाए, जो हेल्थ पे पॉलिसी लाए। आज भी आप देख रहे हैं, अरे हरीश जी आज भी आप देख रहे हैं, या हनी जी आज भी आप देख रहे हैं कि पहाड़ों की क्या दुर्दशा है।
कहाँ आपका पलायन आयोग है, कहाँ आपकी गैरसैंण राजधानी है। चलिए शिशुपाल जी, शुक्र है कि आप आए, आप पहाड़ों के मुद्दों पर आए, क्योंकि मैं उतनी देर से यही देख रही हूँ कि महंगाई पर बात हो रही है, सड़कों पर बात हो रही है। उत्तराखंड की कोई बात करेगा या नहीं है? उत्तराखंड की यही विडंबना है कि जब उत्तराखंड की बात हम कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में क्या चल रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। आप उत्तराखंड के जो जमीनी मुद्दे हैं उन पर चर्चा कब होगी भाई? उन पर बात कब करेंगे आप? राजेंद्र जी अपनी बात को पूरा करिए। जी शिशुपाल जी आते हैं आपके पास भी, आते शिशुपाल जी आपके पास भी आते हैं। जी आपकी भी बात का हम जवाब देंगे, राजेंद्र जी हनी मैडम का भी देंगे जवाब। जी मैं कहना चाहता हूँ मैडम, जब मैं और आप पैदा नहीं हुए थे हनी मैडम, उस समय इस देश में इसरो की स्थापना कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने की। जब मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरे से पहले यहाँ BHL बन गया था हरिद्वार में, बड़े बड़े काम किए। आप ये सर्टिफिकेट बांटने का धंधा जो है आप दोनों पार्टी बंद कर दो। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस आम आदमी के लिए, समाज के सबसे कमजोर तबके के लिए काम करती रही है और आगे भी करेगी। और उत्तराखंड का जितना औद्योगिक विकास, जितना ढांचा मजबूत कांग्रेस के समय में हुआ है, भाजपा करने में विफल रही। इन्होंने पहले भी जब 2007 में सत्ता में आए तब भी इन्होंने मुख्यमंत्री बदलों का खेल खेला और आज भी इन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिए 4-4। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भाजपा बताए उसने उत्तराखंड के आम आदमी के लिए क्या विशेष काम किया है। 2 काम गिनवा दें। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के मूल जो यहाँ के बाशिंदे हैं, जो यहाँ के मतदाता हैं, जो यहाँ के युवा हैं, यहाँ के किसान हैं, उनके लिए 2 काम बता दें। ये बताएं कि यहाँ के किसान की आमदनी बढ़ी या घटी। ये बताएं कि उत्तराखंड में किसानों की फसलों को उचित मूल्य पर खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया। ये बताएं कि उत्तराखंड का जो गन्ना किसान है उसे क्या कीमत इन्होंने 5 साल में बढ़ा के दी। 4.5 साल हो गए इनकी सरकार और अब विदाई की ओर है। मैं कहना चाहता हूँ हमारे हरिद्वार में, देहरादून में और पहाड़ के सुदूर क्षेत्रों में भी आज घर घर नशा फैल गया है। खुले आम स्मैक और हेरोइन बिक्री है और ये सरकार इस नशे को रोकने में नाकामयाब है। उधर बेरोजगारी, उधर बच्चे कुंठा में है, वरना टाइम निकल जाएगा। और रुक जाइए, आपके पास भी आ रही हूं मैं। उत्तराखंड में 2022 में जो गड्ढे इन्होंने 17 से 22 के बीच में खोद दिए हैं, उन गड्ढों को पूरा करने, युवाओं को रोजगार देने, किसान को सम्मान देने, उसका उचित मुआवजा देने, महिलाओं की संरक्षण के लिए कांग्रेस सरकार आ रही है और वो आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए संकल्प के साथ आ रही है और आम आदमी के सवालों को उनके बीच से सवाल पूछ रही है कि आपकी क्या समस्या है। उन समस्याओं के निदान के लिए कांग्रेस की आने वाली सरकार काम करेगी। ठीक है राजन जी, इस पर तो आगे फैसला जनता को ही करना है, खैर वो तो देखने वाली बात होगी। कुलदीप जी आपकी क्या प्रतिक्रिया? हनी जी मैं आपसे इसका जवाब लूंगी, लेकिन पहले कुलदीप जी की प्रतिक्रिया। कुलदीप जी आप यहाँ पर राजन जी को भी सुन रहे हैं, हनी पाठक जी को भी सुन रहे हैं और दावे हजार है, बातें हजार है, लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि हमेशा जब भी ऐसे उत्तराखंड के मुद्दों की हम बात करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र में बैठी मोदी सरकार क्या कर रही है, या कांग्रेस ने इन 70 सालों में क्या किया है, या आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या कर रही है। उत्तराखंड की जो जमीनी मुद्दे हैं उन पर बात कोई क्यों नहीं कर रहा है और उस पर कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा? उस पर कांग्रेस बात कर रही है। कांग्रेस ने पूरे 5 साल उन मुद्दों को उठाया और कांग्रेस ने सवाल किससे पूछा? राजन जी आ रही हूँ, हनी जी मैं वहीं आ रही हूँ, राजन जी मैं आपके पास भी आऊंगी। कुलदीप जी सवाल आपसे था। देखिए उत्तराखंड की ये बड़ी विडंबना रही है। उत्तराखंड को राष्ट्रीय दलों ने हमेशा गौण समझा, जबकि ये राज्य ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। ये राज्य ऐसा है जहाँ से गंगा निकलती है, ये गंगा का उद्गम स्थान है। ठीक, जो ये राज्य ऐसा है जो देश को रक्षा के क्षेत्र में 2-2 रेजिमेंट देता है। ये राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ अनेक केंद्रीय संस्थान हैं। बावजूद इन सब के, इन अति महत्वपूर्ण संस्थानों के, इन सारी चीजों, प्राकृतिक संसाधनों के होने के बावजूद उत्तराखंड को लेकर के जो नीतियां रही हैं और जो राजनीतिक दल रहे हैं उनका रवैया हमेशा उस स्तर का नहीं रहा जिस स्तर का यहाँ होना चाहिए था, जो दिखना चाहिए था। चाहे राज्य निर्माण की लड़ाई रही हो, उसके बाद जो राजनीतिक दलों का रवैया रहा है सीटों को लेकर के, अपने चुनाव को लेकर के, सत्ता को लेकर के, और
आप देखिए ना कि क्योंकि अभी भाजपा सत्ता में है, तो लिहाजा ज्यादा सवाल भाजपा के, ज्यादा उंगलियां भाजपा की तरफ ही उठेंगी, सरकार की तरफ ही उठेंगी। लेकिन देखा जाए तो विगत 21 सालों में, क्योंकि यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों ने 4 विधानसभाओं में 2-2 बार दोनों की सरकारें रही हैं, तो रोजगार के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में, प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के क्षेत्र में, शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के क्षेत्र में उतने गंभीर प्रयास किसी की तरफ से देखने को नहीं। कुलदीप जी, एनडी तिवारी जी ने इतना बड़ा विकास किया शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ का ढांचा तैयार किया। चौधरी भाई साहब नहीं, बीच की क्या बात है? अगर कोई बात ऐसी हो, मैंने कुलदीप जी की बात का समर्थन किया कुछ मुद्दों पे, लेकिन पंडित नारायण दत्त तिवारी जैसी शख्सियत ने इस प्रदेश की रीढ़ को मजबूत किया है। कुलदीप जी, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, वो 13 जिलों के राज्य में से कितने जिलों में गया जी? आप तिवारी जी के इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम भी सहमत हैं, हमने भी वो चीज देखी है। लेकिन आप ये बताइए कि जो 13 इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो औद्योगिकरण की बात आप कर रहे हैं, तो 13 जिलों के इस छोटे से राज्य में कितने राज्यों में हुआ और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? तिवारी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। और क्या गिनाइए? क्यों नहीं किया? उन्होंने श्रीनगर में हेमवती नंदन बहुगुणा वो पंत रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने मेडिकल कॉलेज सुशीला तिवारी बनाया और देहरादून में बनाया। श्रीनगर में उन्होंने स्वीकृत किया। सत्ता में थे तो आप भी बनाओगे, अब हमने अरे साहब, आप तिवारी जी की तुलना करेंगे क्या? जिन्होंने इस प्रदेश के जो सचिव स्तर के अधिकारी थे उन्हें नोटिंग सिखाई। कहाँ तिवारी जी और कहाँ ये जो बता रहे कि फटी हुई पैंट पहन रही लड़कियां? कितने ज्यादा की मौत हो गई, कहाँ थी कांग्रेस? चुपचाप बैठी थी, विपक्ष की भूमिका में नहीं। जी, अब मैं जवाब दे रही हूँ। ठीक है, चलिए आप सभी के पास वापस आएंगे। हानि जी, आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए। अच्छा, देखिए, ये एम्स के ऊपर मैं सबसे पहले आती हूँ। इन्होंने चौधरी भाई साहब ने कहा कि सरकार ने हमें क्या दिया। अभी आपने सुना होगा कुमाऊं में एम्स खुलवाने के लिए राजीनामा तैयार कर दिया गया है, वहां एम्स खुल रहा है। और जो ये इन्होंने कहा कि हमने 70 सालों में बहुत कुछ किया, एक चीज तो जो सबसे मुख्य चीज है, एम्स पे ही मैं आती हूँ चौधरी भाई साहब। ये जो आप लोग एम्स बनवाने में नेहरू जी को श्रेय देते हैं ना, वो आज के बाद मत दीजिएगा, क्योंकि नया श्रेय मैं आपको आंकड़े में बताती हूँ। जिस समय एम्स निर्माण का श्रेय कांग्रेस लेती है ना, वो दरअसल कपूरथला की राजकुमारी अमृत कौर आहूलीवालिया ने बनवाया था। और नेहरू जी ने तो फंड की कमी का हवाला देकर मना कर दिया था। अमृत कौर ने कई देशों से फंडिंग का इंतजाम किया और एम्स निर्माण के लिए अपनी 100 एकड़ पैतृक जमीन भी बेच दी थी। और नेहरू जी ने फंड के लिए कह दिया था, मेरे पास कुछ भी नहीं। चौधरी भाई साहब, ऐसा है ना, बीच में बार बार बोलो मत। आपको मेरे को ना बार बार, आप उम्र में बड़े हो, टोकना अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो आप ये बातें कह रहे हैं ना, आपने वैक्सीन लगाई, वैक्सीन जो लग रही है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है। वो क्यों लग रही है? क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया गया और यहीं पे नहीं, दूसरे देशों में भी सप्लाई करी गई है। जब यहाँ पर सप्लाई की दूसरे देशों में की जा रही थी, तो कांग्रेस के पेट में फिर दर्द होने लगा था कि दूसरे देशों में सप्लाई करी जाने लगी, हमें वैक्सीन की कमी होने लगी। लेकिन नहीं, वैक्सीन अभी भी बहुत ज्यादा है। मैं खुद कैंप लगा रही हूँ, अगर आपने नहीं लगाया तो बताइए, मैं घर आकर लगा के जाती हूँ आपको। चलिए हानि जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रही हैं। रुक जाइए हानि जी, रुक जाइए, अभी और भी लोगों की मैं प्रतिक्रिया ले लूं। नहीं अजीत जी, जो ये बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देखिए अब बातें अगर हम यहाँ की बात करें तो हनी जी सुन लीजिए, अगर हम देवभूमि की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर क्रेडिट लेने में कोई नहीं चूकता। भाजपा भी क्रेडिट लेने में नहीं चूकती है। राजेंद्र चौधरी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, तो ये भी क्रेडिट लेने में नहीं चूक रहे। शिशुपाल जी, आप बता दीजिए, आप किस बात का क्रेडिट लेंगे? हनी जी रुक जाइए, सुन लीजिए, शिशुपाल जी को भी सुन लीजिए। कांग्रेस आम आदमी के लिए काम करेगी, अडानी और अंबानी की दलाल नहीं है। जब अभी कुलदीप भाई साहब ने आपको क्या बोला, कुलदीप जी ने भी आपको क्या बोला, शायद आपने सुना नहीं, वरिष्ठ पत्रकार ने भी आपको बोला कि जब चुनाव नजदीक आ गया तो आपको जनता के बीच जाना याद आता है। शिशुपाल जी, हाँ, अपनी बात को पूरा करिए। हनी जी रुक जाइए, आपके पास आती हूँ, मैं वापस आती हूँ। और बात करते हैं, हनी जी रुक जाइए, के बीच में आएंगे। हनी जी रुक जाइए। आपकी विफलताओं को लेकर अगर अभी भी अगर आप जीत गए ना, तो मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ दूंगी। और बताइए आप। हनी जी, आप पार्टी बहुत छोड़ती हैं, बाद में आपको पार्टी छोड़नी होती है। आप पार्टी मत छोड़ो। आप इस गंध से बोल रहे हैं ना, तो आप सिर्फ आप ही के घर में आएगी कांग्रेस,
मैं आपको ये भी बता शिशुपाल जी बोल लीजिए, शिशुपाल जी अपनी बात को पूरा करिए। हनी जी रुक जाइए, वापस आते हैं आपके पास। शिशुपाल जी। मैडम दुर्भाग्य रहा इस प्रदेश का, यहाँ की जनता ने बारी बारी से, और कुछ मजबूरी थी, विकल्प नहीं था जी, कांग्रेस से नाराज होके जो है बीजेपी को चुना, बीजेपी से नाराज होके कांग्रेस को चुना रहे लगातार दोनों पार्टियां जी। सिर्फ इस टाइम अगर आप धरातल पे देखेंगे तो प्रचार प्रसार करने के लिए पहली बार 21 साल में अब जाकर के रोड सड़कों पर और झंडे डंडे लगाते हुए दिख रहे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदार सरकार लाने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक जुझारूपन से लोगों को नतमस्तक करते हुए हर घर पे जा रहा है कि आइए। इन दोनों पार्टियों ने पिछले 21 सालों में न तो पलायन रोक पाए, न बेरोजगारी खत्म कर पाए, न गैर सैन्य को इन्होंने पूर्ण राज्य का राजधानी बना पाए, न ये पर संपत्तियों का बंटवारा कर पाए। इन्होंने अगर कुछ काम किया तो सिर्फ जो है खनन और आबकारी में कैसे करके पैसे की उगाही हो, कैसे करके हम सैलरी सरकारी कर्मचारियों को दे, और उसमें से सिर्फ भ्रष्टाचार करने का काम किया। हम आपको चुनौती देते हैं, अगर उत्तराखंड की जनता ने एक बार केजरीवाल सरकार को मौका दिया तो जो ये 20% का कमीशन बंदरबाड़ जो उत्तराखंड में चल रहा है ये बंद हो जाएगा। इससे अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, और आपके तीर्थाटन और पर्यटन को हम सुधारीकरण में लाएंगे, और एक गुड गवर्नेंस दे करके पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी पहली बार ऐसा लगेगा लोगों को कि वाकई में जो देवभूमि है, जिसको आम आदमी पार्टी जो है हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए कृत संकल्प है। तो आज हमने एक राष्ट्र भक्त को यहाँ पे नेतृत्व करने के लिए दिया है, और आइए हम तो कहते हैं कि उत्तराखंड को नवनिर्माण और संवारने के लिए पार्टियों को पीछे छोड़ करके आप लोगों को भी सही बात, सही तथ्य रखने चाहिए, खाली राजनीति करने से नहीं होगा। ठीक है कुलदीप, बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर देवभूमि के दंगल में कि किस तरीके से चुनाव की तैयारी चल रही है और कौन कितना किस पर भारी पड़ रहा है। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो की बात कर दी है और उसमें जनता का सुझाव मांगा है, एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा भी जन जन तक अपने किए गए कामों को गिनवाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी इस बार 70 की 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है और रोजगार गारंटी यात्रा जैसी यात्राएं, तिरंगा यात्रा जैसी यात्राएं लगातार आम आदमी पार्टी द्वारा निकाली जा रही है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी ये दावा कर रही है कि तीसरे विकल्प के रूप में वो उभर कर सामने आ रही है और लगातार उन जमीनी मुद्दों को उठाने की कोशिश की जा रही है जो जनता के हित के हैं। हालांकि 2022 में किसके सर पर सजेगा ताज, ये तो 2022 में ही पता चलेगा और जनता तय करेगी। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।